हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 22 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिटोरियल डिस्कशन का वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड हो जाता है और ये वीडियो आपके पास में 8:30 से 9 के बीच में या प्रोबेबली 8 के आसपास में मिल जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रंट पेज पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट कि सेंसेक्स 500 से ज़्यादा हो गया और लगातार काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है और एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में कहीं ना कहीं एक और लिक्विडिटी पुश मिलने का स्कोप है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्यों सेंसेक्स जो है वो जंप कर रहा है इतना ज़बरदस्त, और सेंसेक्स क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरे आर्टिकल्स की अगर बात करें तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में देखो, जहाँ पे वैक्सीन बन रहा है ना, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन, उसके प्रोडक्शन पे तो इतना कोई हार्म हुआ नहीं है, ये आग लग गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि बीसीजी लैब और ये जो रोटा वायरस वाली लैब है ना, वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो हम एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को समझेंगे, उसमें कौन कौन से वैक्सीन्स लगते हैं ये समझेंगे, और साथ में बीसीजी और रोटा वायरस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आ गए, वो पीपीटी पे चल के देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें लॉ अगर एक बार पार्लियामेंट से बन गया तो उसको रोका जा सकता है क्या, या फिर उसको रिपील ही करना पड़ेगा। रिपील करने के क्या प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल हो सकता है, पार्लियामेंट का क्या रोल हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव क्या कर सकते हैं, और अभी तक क्या कन्वेंशन रहा है। शानदार आर्टिकल है, देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रंट पेज पे हमारे सामने 3 आर्टिकल्स हैं। चलते हैं आगे। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। गवर्नर को डिसाइड करना है कि पेरारी वेलन, जो कि आप देखोगे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था उसमें इस इंडिविजुअल को कन्विक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको रिमिशन की डिमांड इसकी है कि मुझे माफ़ किया जाए और रिलीज़ किया जाए। ठीक है, तो सेंटर बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नर जो है इस बारे में डिसीजन लेगा 3 से 4 दिन में। तो मुद्दा क्या है, आर्टिकल 142 क्या होता है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे में इंटरवेंशन कर सकती है या नहीं कर सकती, देखेंगे। इस आर्टिकल को भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट हम आ गए सीधा इकोनॉमी पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे फिर से अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन पॉलिटिक्स बताई हुई है, और दूसरा वो सेंसेक्स किस तरीके से राइज हो रहा है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो माइक्रो इकोनॉमी आ गई। हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की। ओके, तो इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो जो 6 एयरपोर्ट जिनका प्राइवेटाइजेशन का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पुट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, तो हम देखेंगे कि ये 6 कौन से एयरपोर्ट्स थे। क्योंकि देखो बिडिंग 32 आई है, वो चीज़ें देखो इतने हमारे काम की नहीं है। बस एयरपोर्ट्स के नाम देख लो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम। ये 6 एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन का प्रोविज़न रखा गया था 2019 में। उसके लिए 10 एंटिटीज़ ने 32 बिड्स लगाई हैं, 32 बोलियाँ यहाँ पर आई हैं। ठीक है, ये चीज़, ये इसके अलावा कुछ काम की चीज़ नहीं है। फिर आप देखोगे अमेजोन ने जो अपोज किया था फ्यूचर और रिलायंस रिटेल का जो डील चल रही थी उसको लेकर के, सिंगापुर के एक ट्रिब्यूनल के वहाँ से लेकर के भी आए थे वर्डिक्ट, तो अल्टीमेटली सेबी ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। ये डील है 24,713 करोड़ की, तो डील में जाने की ज़रूरत है नहीं। देखना चाहो तो गूगल आप सेबी के बारे में ज़रूर कर लेना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आगे देखोगे तो इसमें एक प्रोविज़न हमारे लिए देखने को मिलेगा जिसकी डिटेल थोड़ी सी जानेंगे कि ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। आरबीआई ने अपनी जो एक रिपोर्ट बताई है उसमें ये बताया कि ग्रीन बॉन्ड जो इंडिया में रिलीज होते हैं उनकी इशुएंस कॉस्ट जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ग्रीन बॉन्ड के बेसिस पे कम आता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल की थोड़ी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे लिए इस पेज पे कुछ भी काम का नहीं है, केवल ये काम की एक चीज़ है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीधी की सीधी है कि पिछले फिस्कल ईयर में इंडिया में कोल प्रोडक्शन 729 मिलियन टन्स हुआ। कोल का हमने इंपोर्ट भी किया, वो फिगर था 248 मिलियन टन्स। और आप देखोगे टोटल कोल जितना भी होता है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे प्रोडक्शन हो, उसका 80% प्रोडक्शन किसके हाथ में होता है, कोल इंडिया लिमिटेड के हाथों में। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और इनको कंट्रोल करने की बात करते हैं, जबकि कोल का आप देखो कंजम्पशन कितना ज़्यादा है अभी भी, वहाँ पर ये डेटा काम आ सकता है। नंबर 1, ये तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। प्लस में एनर्जी डिमांड हमारे यहाँ पर फुलफिल होने के लिए कोल पर डिपेंडेंसी हमारी कहीं ना कहीं शो होती है इससे, तो ये 2 चीज़ों में ये डेटा काम में आ सकता है। राइट,
अब देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है कि 50,000 सेंसेक्स क्रॉस कर गया है और अभी भी कंटिन्यू काउंटिंग चल रही है और लिक्विडिटी पुश की एक्सपेक्टेशन है बजट से। देखो सेंसेक्स क्या होता है, पहले तो हम वो देखने से पहले हम देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। सेंसेक्स एक तरीके से मान लो लिस्टिंग होती है, राइट। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने आप को रजिस्टर करवाती है उनकी कैटेगराइजेशन, उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको आप देते हो रैंकिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी का जो सेंसेक्स में रजिस्टर्ड है, बीएसई में रजिस्टर्ड है, उन कंपनीज़ का मार्केट वैल्यू क्या है, कैपिटल का जितना उनके पास में एसेट है उनका टोटल, उसके हिसाब से उनके शेयर्स डिराइव कर लेते हैं। मान लो कि 5 लाख रुपए के इक्वलेंट एक शेयर है मान लो, ठीक है। तो ऐसे करके कोई कंपनी कोई 5 लाख करोड़ की है तो कितने शेयर्स लॉन्च हो जाएंगे उसके, 1 करोड़ शेयर्स उसको लॉन्च करने होंगे, ठीक है। तो वो वेट के अकॉर्डिंग कि कितना वेटेज है उसकी कैपिटल का, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स डेराइव हो जाते हैं और फिर उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, खरीद फरोख्त चलती रहती है वो चीज़। तो ऐसे करके सेंसेक्स में लगभग 30 कंपनियां रजिस्टर होती हैं। अब आप देखोगे सेंसेक्स की वैल्यू क्या चल रही है, कंसिडर करो तो 50,000। तो बोले इसकी वजह क्या है, बोले इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक तो ग्लोबल लिक्विडिटी। इंटरनेशनली अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर आप देखोगे जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिया है। तो वो करेंसीज जो है ना वो इंडिया की करेंसी से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे डॉलर की बात कर लो या फिर पाउंड स्टर्लिंग की बात कर लो जो यूके में होती है, या फिर जापानीज़ येन की बात कर लो। तो इन पे क्या है, इनका असर सीधा का सीधा क्या होता है कि वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट कम है, सस्ते में लोगों को लोन दिया जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब जिन लोगों के पास पैसा है तो वो सोचते हैं कि भाई यहाँ तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो जब लोन पे ही इंटरेस्ट रेट अगर वो कम ले रहे हैं तो हम लोग अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमें कम मिलेगा रिटर्न में। तो फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यहाँ पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिलने का स्कोप रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखोगे 0.5%, जर्मनी में -0.35%। देखो लोन लेने के लिए उल्टा पैसा और देती है गवर्नमेंट, आप देखो इस चीज़ को। और इंडिया में 10%, 7%, 4% ऐसे इंटरेस्ट रेट है। तो फिर वो अट्रैक्ट होंगे कि नहीं हमारी तरफ, बस इसकी वजह से। तो ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से, वैक्सीन की एक आशा आई है कि चलो ठीक है मार्केट फिर से रिवाइवल होगा, यूएसए के इलेक्शन का जो आउटकम है जिसमें अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, ट्रेड को कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी वजह से। और आप देखोगे जो डोमेस्टिक रिकवरी है इंडिया की वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इन फैक्टर्स की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब एक बार सेंसेक्स में फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सेंसेक्स का मतलब होता है एक तरीके से फिगर्स में इंडिकेट करते हो कोई भी पर्टिकुलर एक कंपनी की टोटल कैपिटल को कि हाँ मार्केट में वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। सेंसेक्स ये फिगर है इंडिकेट करता है जो कि एक कंपनी की रिलेटिव प्राइस, ठीक है, किसकी, शेयर्स की, कहाँ पर, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। सेंसेक्स जो है वो एवरेज वेट लेता है, एक मेथड होता है जिसमें वो यूज़ करता है एवरेज वेट मेथड फॉर प्राइस मूवमेंट कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है कि कोई एक कंपनी है मान लो बड़ी, उस कंपनी का एसेट्स देखे जाएंगे और फिर पता किया जाएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या है उसकी, और फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर लिया जाएगा एक फिक्स रेट पे, और उस फिक्स रेट पे डिवाइड करने के बाद में जो फिर फाइनल नंबर आता है ना उसको बोल दिया जाता है उसके शेयर्स। और उस एक शेयर की पर्टिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस डिवीजन से जो आपने डिवाइड किया ना जिस पर्टिकुलर फिगर से, उसकी शेयर, तो उसको फिर बाद में आप मार्केट में लॉन्च कर देते हो और वही नाम लेकर के फिर आप सेंसेक्स में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है और फिर उसके बाद में लोग शेयर खरीद करके और फिर बाद में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, इस तरीके से पूरा ये जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ऐसे ही एक और होता है उसका नाम है निफ्टी, ठीक है, ये भी सिमिलर ही है, पर ये आप करोगे तो ये तो मुंबई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, तो ये कहाँ पर रजिस्टर होती है, निफ्टी किसके अंडर में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें टॉप 50 कंपनीज की बात होती है निफ्टी में, जो निफ्टी में जितनी भी मतलब ये रजिस्टर करवाती हैं कंपनियां, उनमें टॉप 50 स्टॉक्स मतलब टॉप 50 कंपनियों की रैंकिंग देखी जाती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों की रैंकिंग देखी जाती है। तो मेन डिफरेंस आपको पता पड़ गया सेंसेक्स और निफ्टी में। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में होता है, जबकि निफ्टी किस में होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो फायर लगी है, तो उसमें बीसीजी लैब और रोटा वायरस वैक्सीन की जो लैब है वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो हम सीधा बीसीजी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट प्रोग्राम है जिसमें छोटे बच्चों को वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज से बचाने के लिए उनको वैक्सीन दिया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी में इम्यूनाइजेशन आ जाए, उनकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता आए। तो उसके लिए क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, कोई भी बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको कंबाइन करके पैथोजन एक टर्म दी जाती है। तो एक वीक पैथोजेंस का एक कह सकते हो छोटा सा स्लॉट है, वो उनकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू, और उसके बाद में उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर रिएक्ट करता है और उस बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो फ्यूचर में अगर रियल में स्ट्रॉन्ग पैथोजन का अगर अटैक हो जाता है ना उस पर्टिकुलर स्ट्रेन का, मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का हो जाता है जिससे टीबी होता है, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि बच्चे की बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, या उसकी बॉडी जो है बच्चे की वो पहले से ट्रेंड है कि हाँ ठीक है, अगर कोई अटैक होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1985 में। इसमें आप देखोगे रोटा वायरस वैक्सीन है उसको भी इस प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया था बाद में। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे 1985 में लॉन्च कर दिया गया था। टोटल कितने वैक्सीन प्रोवाइड किए जाते हैं? 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए 12 वैक्सीन प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्कोप क्या है इसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का? एक तो छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन, इनकी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट को कम करना, इनकी डेथ रेट को कम करना। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें एक स्कीम है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, और दूसरी एक स्कीम है जिसमें आप देखोगे मिशन इंद्रधनुष भी आपसे कोई पूछे ना तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज़ के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में। ये भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, जिसमें इंटेंसिफाइड का मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड वे में अर्बन एरियाज़ में जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब देख लेते हैं ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से डिजीजेस के वैक्सीन लगते हैं। 7 तो रहे ये, जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, टीटी मतलब टिटेनस टॉक्साइड्स, और टीटी एक और जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को डोजेस प्रोवाइड की जाती है जब मतलब 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, प्रीवियस डोज के गैप में अगर देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन के। इसके साथ में 4 और वैक्सीन इन यूआईपी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जिसमें एक तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीनेशन, एक रोटा वायरस, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, और एक ये जो एडल्ट जापानीज सेफेलाइटिस है, ठीक है, एनसेफलाइटिस, ठीक है, ये दिमागी बुखार होती है एक तरीके की। आपने सुना होगा बिहार में कुछ बच्चों की डेथ होती रहती है। ये जो टाइम आता है लगभग यही आता है जनवरी फरवरी के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो लीची का कंजम्पशन कर लेते हैं। लीची में होता है शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा, तो बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड होती है वो तो देखो फुलफिल हो जाती है, बट एक्चुअल में जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं ना वो उनकी बॉडी में जा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मालनरिशमेंट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये 12 वैक्सीन हो ना, ये 7 तो ऊपर वाले 4 नीचे वाले, ये नाम जरूर आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं आगे क्या। फिर आ जाता है बीसीजी और रोटा वायरस के बारे में पता करना। देखो, बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, ठीक है। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल आप देखोगे तो एक वैक्सीन मतलब एक तरीके से वैक्सीन बेस्ड जो पैथोजन है उसको आप बॉडी में इंसर्ट करते हो, जो कि वीक फॉर्म में होता है, जिससे कि टीबी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में फाइट करने की इम्यूनिटी डेवलप हो सके। जिन कंट्रीज़ में टीबी या फिर लेप्रोसी ये कॉमन डिजीज़ होती है, तो हेल्दी बेबीज़ जैसे बच्चा पैदा होता है तो जन्म से लेकर के जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन उनको लगवाना होता है, जिससे कि उनकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाए और फ्यूचर में अगर इनके पैथोजन का अटैक हो तो उसकी बॉडी वल्नरेबल ना हो, मोर्टेलिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाए। काम कैसे करता है कि बीसीजी वैक्सीन में होता क्या है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है ना उसके वीक स्ट्रेन को बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है, और इसको आप कहते हो अडेप्टिव इम्यूनिटी, कि आप बाहर से वैक्सीनेशन देकर के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवा रहे हो। तो इसका तरीका वही हो गया कि आज अगर वैक्सीन लग गया छोटे बच्चे के तो उसकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो रेडी हो जाएगा फ्यूचर अटैक्स के लिए, और अगर वाकई में कभी स्ट्रॉन्ग टीबी बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा उसकी बॉडी में तो वो उसको टैकल कर लेगा, बीमार नहीं पड़ेगा।
फिर बात कर लेते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी होने शुरू हो जाती है। ये एक कंटेंजियस डिजीज़ है जो कि बच्चों से बच्चों में फैल सकती है आराम से। और इसमें सबसे मेन जो वजह है फैलने की वो है जो एक तरीके से एक्सक्रीटा होता है ना बच्चे का, जो बाहर पोटी वोटी आती है, वो अगर उसके टच में कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो उस वजह से, और इसका इफेक्ट किस पे जाता है, इसका मेन इफेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखोगे इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर या हमारे जो इनर पार्ट्स की स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जो खाने में न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगर वायरस का अटैक हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से फिर जो खाया वो एज इट इज़ उसके फीकल में निकल जाएगा। तो इस वजह से उसमें मालनरिशमेंट आ जाएगा और पानी की कमी भी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो सिम्टम क्या है, सीवियर डायरिया, उल्टी और जो वोमिटिंग है या फिर जो लूज मोशन है वो होना, थ्रोइंग होना एक तरीके से, डिहाइड्रेशन होना, फीवर होना, स्टोमक पेन होना, ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ बोली है कि फर्स्ट डोज जो है ना रोटा वायरस वैक्सीन की, वो बच्चे की उम्र 6 महीने की होते होते लग जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, रोटा वायरस के साथ साथ में डीटीपी वैक्सीन भी लगता है, जिसमें डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस, ये तीनों बीमारियों से भी बचा जाए। कहने का मतलब रोटा वायरस प्लस में डीटीपी, इन दोनों का वैक्सीनेशन एक साथ लगेगा जब बच्चे की उम्र 6 हफ्ते हो जाएगी। मैंने बोल दिया शायद मैंने, ठीक है। इसी तरीके से जो नेशनल शेड्यूल होती है, जिन कंट्रीज़ में ये बीमारी प्रेवलेंट है, वहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि वहाँ पर मोर्टेलिटी जो है बच्चों के अंदर इस रोटा वायरस की वजह से, डायरिया की वजह से 10% तक, मतलब 100 बच्चों की डेथ होती है तो उनमें 10% तो डायरिया कॉज्ड बाय रोटा वायरस उसकी वजह से होती है। तो इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, एक तो रोटारिक्स और एक रोटा टैग, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक तो मोनोवैलेंट वैक्सीनेशन है और एक पेंटावैलेंट वैक्सीनेशन है। अब इनके बारे में आप ढूंढ लेना कि मोनोवैलेंट क्या होता है और पेंटावैलेंट क्या होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है पॉज और रिपील। गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट के पास जा सकती है कि अभी जो ये फार्म लॉज हैं, जिनको अब तो कंटेंशियस बोल दिया जाना शुरू हो गया, जहाँ पे फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बस अटके पड़े हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल दिया है ना कि इन बिल्स को, इन एक्ट्स को हम अबेयंस पे डाल देंगे। अबेयंस का मतलब ठंडे बस्ते में डाल देंगे 18 महीने के लिए। तो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन राइज करना शुरू कर दिया कि क्या गवर्नमेंट के पास में ये ऑप्शन है कि जब पार्लियामेंट ने कानून पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी, गैजेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर हो गया बिल एक्ट, उसके बावजूद होल्ड पे रख सकती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई काम हुआ नहीं है कि जब बिल जो है वो एक्ट बन गया फिर उसको रोका जाए। तो एक्सपर्ट्स का कहना एक ही बात है यहाँ पर कि या तो देखो पार्लियामेंट को फिर से रिकॉल किया जाए और रिकॉल करने के बाद में पार्लियामेंट जो है इस बिल को रिपील कर ले, ठीक है। तो ये एक तो अथॉरिटी ये आ जाती है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एग्जीक्यूटिव्स के पास में भी इसके बारे में कुछ होल्ड रहता है, वो भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि ऐसा पहले कभी हुआ है क्या कि जो एक्ट बन गया वो कुछ दिनों तक होल्ड पे रहा हो या लंबे टाइम तक। तो एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कितना प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। वो दिसंबर 2019 में पास हो गया था दोनों हाउसेज में, और गैजेट में पब्लिश हो गया था जनवरी 2020 में, ठीक है। फिर वो शाहीन बाग वाला वो सारा हमने देखा ही था, दिल्ली राइट्स जो हुए थे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से काम कर दिया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी, उसके बावजूद उस बिल में क्या नोटिफिकेशन था, नोटिफाई किया होता कि भाई आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए आप रूल्स बना दोगे। बट वो रूल्स अभी तक भी नहीं बन पाए हैं। इसी तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का बना हुआ था, आप देखोगे वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 28 साल हो गए थे। बस 2016 में जब कानून, ये रूल्स बनाए गए ना, देखो कानून बन जाता है
ठीक है। कानून को अप्लाई करने का जो तरीका होता है ना वो फिर एग्जीक्यूटिव्स के पास में चला जाता है। इसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं इसको डेलीगेशन बोलते हैं, लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। ठीक है, कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव्स के हैंड ओवर कर दिया कि भाई हमने स्केलेटन तैयार कर दिया, अब इसमें जो फ्लैश है मतलब मांस ब्लड मतलब फ्लैश ब्लड ये आप डालो और पूरी बॉडी बना करके फिर इसको अप्लाई करो। तो इस तरीके से ये दो कानून हमारे सामने हैं जिनको होल्ड पे रखने का प्रोविज़न है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ये चीज़ कर सकते हैं। बट अभी पॉइंट क्या आ रहा है कि पार्लियामेंट के पास में अगर जाती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास में पार्लियामेंट जो है कानून बनाने के लिए किस आर्टिकल के अंडर में उनके पास पावर रहती है? पार्लियामेंट में किसी भी ज़रूरत के इशू पर कानून बनाने का राइट दिया हुआ आर्टिकल 245 में। तो उसी में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं इनको रिपील भी किया जा सकता है। जैसे मान लो पुराना कोई कानून है जो रेड्यूमेंट्री हो गया, जो अभी बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो उसको तो कहीं ना कहीं रिपील करना पड़ता ही है ना। तो आर्टिकल 245 में बनाने का भी राइट है पार्लियामेंट के पास में कानून, तो राइट को रिपील करने का राइट भी पूरा है पार्लियामेंट के पास में। ठीक है ना। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी एक स्कोप बचता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये चेक करे जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे कि भाई ये पर्टिकुलर लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ऑप्शन है। तीसरा, इन पीछे जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इन दोनों के बेसिस पे देखे तो एग्जीक्यूटिव भी होल्ड पे रख सकते हैं। तो ऑप्शन सारे हैं, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नर को डिसाइड करना है, तमिलनाडु के गवर्नर को, कि जो पेरेरी वेलन जो अक्यूज्ड हैं राजीव गांधी जी के असैसिनेशन से रिलेटेड, अक्यूज क्या कन्विक्टेड पर्सन है, तो बोलो उनको रिलीज़ करना है कि नहीं। तो इस मुद्दे पर बातचीत सुप्रीम कोर्ट में चली रही थी कि जो इनको प्रेजेंट कर रहे थे ना, ये जो बंदा है पेरेरी वेलन, ये लेडी है कि मेल है मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं बताता हूँ सिंपल सा कि ये पेरेरी वेलन को रिप्रेजेंट करने वाले इनके जो एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आपके पास में आर्टिकल 142 है, ठीक है, उसका यूज़ करके आप जो जस्टिस अभी डिले हो रही है उस जस्टिस को आप अवेल करा दो। क्योंकि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन को देख करके पास कर सकता है जिससे कि कंप्लीट जस्टिस है वो डिलीवर की जा सके। अब गवर्नर के पास में ये बात पहुंची हुई है। देखो, सरकार जो है तमिलनाडु की, उन्होंने गवर्नर को एडवाइस दे रखी है कि भाई आप इस चीज़ को, मतलब जो ये बंदा है इंडिविजुअल, इसको आप फ्री कर दो, पर गवर्नर ने होल्ड कर रखा है। बट सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा, मानते हैं कि आर्टिकल 142 का यूज़ करके हमने प्रीवियसली जस्टिस को डिलीवर करवाया है, कंप्लीट जस्टिस दी है, बट इस पर्टिकुलर मुद्दे में हम लोग अभी हाथ नहीं डालेंगे, ये एग्जीक्यूटिव्स का काम है, गवर्नर अपने हिसाब से डिसाइड करे। बट हाँ, हमें इस बात का दुख भी है कि रिकमेंडेशन सरकार ने कब की दे दी, 2 साल हो गए, पर उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 142 क्या है वो हमने जाना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आरबीआई ने ये कहा है कि ग्रीन बॉन्ड्स को रिलीज जो करती है इंडिया में, जो रिलीज होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पर आप देखोगे जितना भी पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है वो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू केवल 0.7% ही आ पा रहा है 2018 से अभी तक देखें। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की पॉइंट की बात करें तो उसमें ज़्यादा आ रहा है। वजह बताते हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। देखो, ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है कि ऐसे बॉन्ड्स, ये इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इनको बोल सकते हो। जब भी कोई कंपनी फाइनेंस एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेस के लिए या फिर कोई भी एनवायरमेंट फ्रेंडली काम के लिए एसेट स्टैब्लिश करे, तो उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करती है ना, मान लो कोई सोलर पैनल लगाना चाहता है, कोई विंड मिल लगाना चाहता है, कोई वेस्ट रिसाइकिल करने की बात कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम हो गए ना। तो उनके लिए, उन प्लांट्स को लगाने के लिए कोई कंपनी, कोई बिजनेस हाउस अगर पैसा मार्केट से उठाना चाहता है तो वो रिलीज कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो काम तो कितना अच्छा है, बट अभी भी हमारे यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स का जो शेयर है वो बहुत कम है। जैसे हमने अभी कोल वाली जो बात की थी ना स्टार्ट में, कि कोल का कंजप्शन कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, या फिर एनर्जी के बेसिस पे देखें तो कितना ज़्यादा हमारे रिलायंस अभी भी जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं
उन पर हम डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल पे, तो उनको अगर हम रिमूव करके ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे अगर जाना चाहें तो वो तो एकदम एफिशिएंट काम होना चाहिए ना। तो ये तो थोड़ा कंसर्निंग मैटर हो गया कि ग्रीन बॉन्ड्स की कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं लग पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर काम की चीज़ है मेन, बस ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जो है, जितना भी बॉन्ड इशू हो रहा है इंडिया में 2018 से अभी तक, जितनी भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड्स रिलीज़ किए गए हैं कंपनीज के द्वारा, उसमें 0.7% ही ग्रीन बॉन्ड्स का कंट्रीब्यूशन है। नंबर एक, बैंकों ने जो लैंडिंग की है तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के लिए, जिनमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, ठीक है, तो उनके लिए केवल लोन कितना गया है 8%। मतलब 100 रुपये अगर बैंक उधार देते हैं ना एनर्जी सेक्टर को, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितना जा रहा है, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स के लिए केवल 8 रुपये। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर कमी है ग्रीन बॉन्ड्स को यूटिलाइज़ करने की, ठीक है। तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड रिलीज़ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उतना ही हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।